पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया है। आज क्योंकि 9 अप्रैल एक पूरा साल हो गया आपकी गवर्नमेंट जिस वक्त जब घर भेजी गई थी, और आप क्या समझते हैं वैसे ये वाज इट नॉट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज? बड़ी अच्छी डील रही है आपकी पार्टी के लिए तो एक हिसाब से देखा जाए। देखिए, अगर हम एक साल का जायजा लें तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा तकलीफ दे साल था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। आप जरा महंगाई को देख लें, जो हमारे पर तनकीद करते थे जब 12% अफराद ज़र था, आज 45-46% है और लोगों की चीखें निकल गई हैं। हमारे वक्त जब लोग कहते थे कि जी सरमायाकारी कितनी हो रही है, और आपने देखा कि टेक्सटाइल में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। आज वही सनत जो है, एप्टमा के जो वफद है वो डार साहब से मिलके कहती है कि फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है। हमारे वक्त में आप देखें, एक साल पहले जो रिमिटेंसेस आ रही थी बाहर से, आज वो गिर गई हैं। आप देखें कि एक साल में रुपए की कदर गिरी और तकरीबन $1 में इजाफा हुआ है। 100 रुपया फी डॉलर इजाफा हुआ है डॉलर की कदर में। बिल्कुल। लेकिन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस आपकी जो है वो नहीं बढ़ पाई, बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ पाई, और आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देखिए जितने आपके इदारे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को देख लें तो वो शशोपंज में बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनको पैसा इलेक्शंस के लिए दस्तयाब होगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट को देख लें किस तरह उसको तकसीम और उस पर हमले किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट को देख लें, बेवकूफ होके रह गई, जो ऑपोजिशन ही नहीं है, जो ऑपोजिशन है वो सरकार की जेब में है। आप किसी सिविल सर्विस को देख लें, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं है, और हर तरफ अफरा तफरी है। खारजा पॉलिसी को ले लें। हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सबसे बड़े लूजर्स इसके अंदर पाकिस्तान के आवाम रहे हैं, जिस तरह से रिजीम चेंज की गई, और अच्छा वो जिस तिगड़म के साथ की गई, जो रेशा दवानियां थी वो अब खुल गई हुई हैं तकरीबन, वो सब साजिशें पता भी चलती हैं। हाइंडसाइट के अंदर थोड़ा सा सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिवली आप चूंकि आप हर चीज को आप फर्स्ट हैंड विटनेस है, वाज इट बिकॉज कुरैशी साहब के आर्मी चीफ की तकर्री इशू था जिसकी वजह से आपकी हुकूमत को घर जाता किया गया? देखिए, बहुत से अवामिल जमा हो गए, लेकिन मैं अर्ज करूं कि जो किया वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ना इदारों के लिए अच्छा हुआ। देखिए, इदारों की इज्जत बहुत जरूरी है, चाहे हमारी फौज है, चाहे हमारी अदलिया है, चाहे हमारा मुकन्ना है। जब इदारे कमजोर होते हैं तो मुल्क कमजोर होता है, और जब इदारों में उनकी इज्जत वकार में इजाफा होता है तो उससे लोगों का एतमाद बढ़ता है। आप देखिए, इस एक साल में तकरीबन 9 लाख स्किल्ड पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर गए। क्यों गए? ना उम्मीद हो गए, मायूस हुए। उस मायूसी से उन्हें नकल मकानी की और बाहर रोजगार की तलाश में गए। तो ये है एक साल की कहानी। पाकिस्तान को धचका लगा और पाकिस्तान की आवाम ने बहुत बड़ी कीमत अदा की, और जमहूरी भगा रहा है। कुरैशी साहब, आप समझते हैं कुछ लोगों का ख्याल है कि असेंबली से इस्तीफे देना पॉलिटिकली नुकसान हुआ है पीटीआई को, फिर उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल है, थोड़ा सा प्लीज, कि अगर पंजाब और केपीके में भी आप टाइम पूरा कर दे तो शायद ज्यादा अच्छा होता। आवाज आ रही है जी आपको? जी, आपकी आवाज बहुत हल्की है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पॉलिटिकली गलत डिसीजन था कौमी असेंबली से इस्तीफे देना और बाद में पंजाब और केपीके की असेंबली को तोड़ना। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। दुरुस्त फैसला था असेंबली की, जो हमने पंजाब असेंबली की और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील की, आइन को सामने रखते हुए की, मशावरत से की। ये जो आज मुल्क का हुलिया बिगाड़ा है, हम इसके हिस्सेदार नहीं बनना चाहते थे, और कौम ने देखा कि ये सब जो सो कॉल्ड तजर्बाकार सियासी जमातें थी, उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और कम लोग ये कहेंगे कि तहरीक इंसाफ इस गुनाह में शामिल नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पे मौशी स्टेबिलिटी आएगी, पूरी दुनिया में यूं ही होता है। लेकिन ये जो लंदन प्लान जिसका इमरान खान साहब आज भी जिक्र कर रहे थे, अपेरेंटली जो हमें सुन के समझ आती है वो ये
کہ لندن میں نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوئی تھی, کوئی بات چیت تھی, کچھ جو امپلیمنٹ کرنی تھی چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے, تو وہ ڈیل تو پچھلی رجیم کے ساتھ ہوئی ہوگی یا ابھی تک وہ کیری فارورڈ بھی کر رہی ہے؟ اس موجودہ رجیم کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کی ڈیل ہے جس کو وہ لندن پلان کہتے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیے, لندن پلان میں تحریک انصاف کو تقسیم کرنا, تحریک انصاف کو آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی اب آ رہی ہے پلیز. اس کا حصہ تھا, اس پلان کا حصہ تھا. ایک پلان ہے جو انسان بناتا ہے اور ایک پلان ہے جو پلان ناکام ہوا, کرم ہوا, اور لندن پلان کے جو قریشی صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ذرا عمر بھائی کال دوبارہ ملا لیجیے گا, سگنلز کا کچھ ایشو ہے ذرا پراپرلی تاکہ لوگ سن تو پائیں. میرے خیال میں اگر دیکھیں نا, اگر قومی اسمبلی میں یہ نہ کرتے, استعفیٰ نہ دیتے, دیکھو اس کا نقصان کیا ہوگا. کل کو نگران وزیر اعظم کون لگائے گا آپ کو؟ حسین. ایک چیز ویسے ان کی درست ہے, وہ یہ ہے کہ جو کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی کیا ہے. اگر کسی ملک کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی ہو تو یہ ہو نہیں تھا سکتا کہ کتنے سارے استعفے آئے وہ قبول نہیں ہوئے, ان پہ الیکشن پاکستان کا نہیں پتا تھا. یہ ایک بات ہے. یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سویڈن ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے ایک آئین کا آرٹیکل پڑھ لی اس پہ یہ لکھا ہے, یہاں ہوا ہے کبھی؟ یار 4 دفعہ تو آپ نے آئین توڑا ہے, اور جو 73 میں آپ نے آئین بنایا اس میں 18 ترمیمیں آپ کر چکے ہیں. وہ مطلب پھر مشرف صاحب کو اس چیز کا اعزاز حاصل ہے, انہوں نے 1 دفعہ مارشل نہیں لگائی, انہوں نے 2 دفعہ کر دی, 1 دفعہ ایمرجنسی بھی لگا دی. اس ملک میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. لندن پلان والی کیا, میں چونکہ ان سے اب جتنا کو ہم اوپنلی پوچھ سکتے ہیں اتنا ہی پوچھتے ہیں. وہ مریم صاحبہ صبح دوپہر شام وہ آپ کو کہتی تھی, وہ کہتی جی ایک ترازو ہوتا ہے اس میں پلرے دونوں, وہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا. وہ ایک ہے کہ نواز شریف بھی اہل اور عمران خان کس نے وعدہ کی تھی؟ باجوہ صاحب کا وعدہ ابھی تک آگے تک بھئی اگر وہ تو عمران خان سے تو کھل کے بتایا کہ رات کو 12 بجے وہ جو ہمارا دوست ارشیا شریف شاہ محمود قریشی صاحب دوبارہ ہیں ہمارے ساتھ. جی شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے اور اسی لندن پلان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کچھ رہنمائی کریں ہماری. یہ اس میں اب کہ الیکشنز بھی نہیں ہونا یہ لندن پلان کا حصہ ہے. دیکھیے, اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے آئین پہ چلنا ہے یا لندن پلان کو آپ نے فوقیت دینی ہے. آئین کہتا ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں, ہر صورت ہونے ہیں, اور 90 دن کے اندر ہونے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہونی ہے. اب لندن پلان اگر آئین سے مطابقت نہیں رکھتا تو آپ بتائیے ملک کے لیے, قوم کے لیے, قانون دان کے لیے کس کو فالو کرنا ہے؟ عوام تو آئین کی بالادستی چاہتی ہے نا, لندن پلان کی نہیں. نہیں بالکل درست بات ہے اور اب اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر رہتا ہوں. لندن کے اندر ایک پلان بنا, ہم بات کرتے ہیں, چلیں یہ بیسکلی تو پی ایم ایل این ہے یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس کو لندن پلان کہا جاتا ہے. پوری ریاست اس کو انفورس کرنے پہ کیوں لگ جائے گی یا کیوں لگی ہوئی ہے؟ اتنا کیا امپورٹنٹ پیکٹ ہو گیا اور مطلب کون اس طرح سے انفورس کر سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کیسے اتنا پش کر سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہوتا ہے, ذہن میں آتا ہے. دیکھیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے طبقے جو ہے وہ خائف ہیں. وہ خائف ہیں تحریک انصاف کی پاپولیرٹی سے, عمران خان کی پاپولیرٹی سے, اور ان کو ڈر ہے کہ اگر آج انتخابات کرائے جاتے ہیں تو جتنے اوپینین پولز ہیں, جتنے انڈیکیٹرز ہیں, وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف سویپ کر سکتی ہے, اور اس سے گھبرا رہے ہیں لوگ. اس لیے الیکشن سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. یہ کہ بدلہ نہ لیں عمران خان اگر وہ آ گئے پاور میں تو پھر تو وہ چھوڑیں گے نہیں. خواجہ صادفی کہتے ہیں کچا چبا جائیں گے ہمیں. غلط بات ہے. خان اگر پاور میں آ جاتے ہیں ان کی ترجیح پاکستان ہوگی, ان کی ترجیح مضبوط ادارے ہوں گے, ان کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ان کے ذہن میں کوئی انتقام نہیں ہے. دیکھیے, اس وقت ہمیں ملک کی بقا کی ضرورت ہے نا. پاکستان ایک ایگزسٹنشل تھریٹ سے اس کا سامنا ہے. ہم نے ملک کا سوچنا ہے یا اپنے ذاتی جھگڑوں میں الجھے رہنا ہے؟ گزارش ہے چھوٹی سی, تو پھر بیٹھ جانے میں کیا قباحت ہے؟ مطلب اگر ویسے تو ہمیں کوئی انکار نہیں,
बैठने से कब इनकार किया है? खान साहब नहीं बैठना चाहते, वो कहते हैं कि अच्छा उन्होंने भी जिद बनाई हुई, आना बनाई कि खान साहब क्यों नहीं बैठ रहे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों भेज देते हैं बैठने के लिए, या असद उमर साहब को? बात ये नहीं है, देखिए बात वो बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हम एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अगर खान साहब मुझे नामजद करते हैं या किसी और को नामजद करते हैं या किसी एक अपना डेलीगेशन नामजद करते हैं, 2 का 4 का, जो मुनासिब समझते हैं, और वो उसके पास मैंडेट है और वो मुज़ाकरात कर सकता है, तो उनको उस पर कबाहत क्या है? आपने देखा, एक सुन लीजिए, जब मोहतरमा मुल्क से बाहर थी, एग्जाइल में थी, तो क्या मखदूम अमीन फहीम साहब उनकी नुमाइंदगी नहीं करते थे? जो मुलाकातें होती थी, जो मुज़ाकरात होते थे, वो करते थे। दुरुस्त फरमाया कुरैशी साहब आपने। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस साल का सबसे बड़ा वाक़या मेरे ख्याल से खान साहब पे कातलाना हमला था, और उससे भी बड़ी खबर ये है कि उसकी FIR ही नहीं हुई, और आज वो इंस्पेक्टर साहब को भी दिल का अटैक हो गया। आप बता सकते हैं कौन वो बंदा है, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपकी FIR ही नहीं हो सकी? साबिक वज़ीर आज़म, वर्ल्ड का विनर, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, और एक FIR नहीं हो सकी? किसने नहीं कराई ये FIR? ये तो मैं कहूँगा आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये तो खोज आप लगा के हमें बताइए ना। हम तो खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि साबिक वजीर आजम की FIR दर्ज ना हो। FIR तो दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या सही है क्या नहीं सही, वो बाद में फैसला होता है। कम से कम मेहरबानी करके आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके हमारी रहनुमाई तो फरमाएं। अब वो असल में खान साहब ने जिनको नॉमिनेट किया ना, वो खान साहब ही बताते हैं, मलिक साहब को तो नहीं था पता, लेकिन बाकियों को जर्नलिस्ट तो बात की तह तक पहुंच जाता है ना। ट्रू एब्सोल्युटली। नहीं वो तो वो पता ही है जनाब, और उसमें फिर अगेन वो हम यहाँ पे आप भी कोई बात करेंगे, मलिक साहब भी सही कह रहे हैं, जर्नलिस्ट तह तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो तह खाने में भी चले जाते हैं। चले जी आगे शुरू करें। अच्छा खैर, लंदन प्लान की हम बात कर रहे थे। मुझे कुरैशी साहब अभी तक ना आपने जवाब तो आपने दिया, मुझे इस चीज़ का फिर जवाब नहीं मिला कि वो पाकिस्तान के तमाम इदारे मिल के उसे एनफोर्स क्यों करना चाहते हैं। एक ये कि सिर्फ इमरान खान ने सबको डरा दिया हुआ है A to Z। लगता तो कुछ ऐसा ही है कि घबराए हुए हैं और बेवजह घबराए हुए हैं। मैं आपको जानदारी से कह रहा हूं, इमरान खान की तरजीह इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, मईशत की बहाली है, लोगों को। जी कुरैशी साहब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको कुरैशी साहब? ऐसी तरजीह नहीं है जिससे लोग घबराए हुए हैं। नहीं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये दिफा पाकिस्तान काउंसिल का फरमाइएगा, ये भी सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि वो किन का स्ट्रेटेजिक एसेट है और कब कब वो आके, और एक खास प्लान होता है जिसकी वजह से वो आते हैं और एक टाइमिंग्स होती हैं। ये जो अब इस दफ़ा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खैर अल्फाज तो बहुत ही फजूल चुनाव था उनका, लेकिन उस सब मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ कि आप लोग आएंगे सड़कों के ऊपर क्योंकि इलेक्शंस नहीं मिलेंगे, तो उसको काउंटर करना है? देखिए, मेरे पास कोई गायब का इल्म तो नहीं है, लेकिन हैरानी जरूर होती है कि जो काउंसिल है वो डोरमेंट थी, बड़े अरसे से डोरमेंट थी, और इनमें ऐसी शख्सियात की जिसके बारे में नेशनली और इंटरनेशनली लोग मुतरज़ रहे हैं, वो यकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हैरानी तो होती है।